हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? आप सबको नमस्कार, राम राम। सभी दोस्तों को बहुत बहुत सारा प्यार। सभी साथियों को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए मैं आज 18 अगस्त कितने 18 अगस्त से 23 अगस्त तक की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। 18 अगस्त से 23 अगस्त तक पूरे वीक की करंट अफेयर्स है, और वीकली करंट अफेयर्स है। और सभी एग्जाम में इंडिया की सभी कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर्स आती है। और सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, और पूरे वीक की करंट अफेयर्स का गर्दा उड़ाएंगे अपन, ठीक है ना? तो आइए चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स की तरफ। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, जब भी तो एग्जाम में पास आए होंगे ना, नंबर आएंगे ना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किया है? दोस्तों देखिए, अभी क्या हुआ है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, इस्पात पारिस्थितिक तंत्र है, क्या हुआ है, इस्पात का जो अनाव लोगो, कौन सा हुआ है? ब्रोशर। ब्रोशर तो लोगो हुआ है, और इसकी वेबसाइट का अनावरण हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। इसका कहाँ किया गया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और हमारे मंत्री एच डी कुमार कुमार स्वामी जो इस्पात मंत्री है, इन्होंने इनका उद्घाटन किया है। भारत स्टील इस्पात मंत्रालय का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी, जिसे भारत की सबसे बड़ी इस्पात प्रदर्शनी बनाने की परिकल्पना की गई है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी इस्पात प्रदर्शनी परिकल्पना बनाने की गई है। और ये कहाँ आयोजित हुआ है? 2026 को नई दिल्ली मंडपम में, भारत मंडपम में आयोजन किया गया है इसका, ठीक है ना। और दुनिया भर के उद्योग नेताओं, सीईओ, विनिर्माण निवेशकों को आदि सब आए हैं, ठीक है। और इसकी जो वेबसाइट है, ब्रोशर, वो लॉन्च हुई है। और इसका लोगो ब्रोशर लॉन्च हुआ, और इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो देखिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड, बैक्टर नहीं, एक्टर, अमेजिंग द फॉलोइंग हैज डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो एक्टर का अवार्ड तो किसे दिया गया है? अभिषेक बच्चन को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया है? अभिषेक बच्चन को, ठीक है ना। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? नीरज गेवान। ऑप्शन सी इज नीरज गेवान। IIFFM 2025 में अभिषेक बच्चन को उनकी फिल्म आई वांट टू टॉक में शानदार भूमिका अदा करने के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया। किसको? अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? नीरज गेवन को दिया गया है। किसको? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नीरज गेवन को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर रूस भेजेगा। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस, रोसकोसमोस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की आगे चलते हैं कि रूस 2036 में पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। कौन सा? वेनेरा डी मिशन लॉन्च कर रहा है शुक्र ग्रह पर जाने के लिए रूस, और 2026 में शुरू हो जाएगा। इस मिशन में एक लैंडर, क्या क्या होगा इस मिशन में? एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल होगा, जिसका प्रक्षेपण 2034 और 2036 के बीच होने की उम्मीद है। लवोंचिक एसोसिएशन के सहयोग से डिजाइन चरण को पूरा होने में 2 साल लगेंगे। डिजाइन चरण के बाद ही प्रक्षेपण सटीक तिथि निर्धारित की जाएगी। लवोंचिकन एसोसिएशन किसके साथ कर रहा है? वेनेरा डी मिशन का लॉन्च करेगा, रूस करेगा शुक्र ग्रह पर जाने के लिए लेवंची एसोसिएशन के साथ। और इसमें क्या क्या होगा? एक लैंडर होगा, एक बैलून प्रोब होगा और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान होगा। आगे है कि निम्न में से किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है? पहले विश्व मानव रोबोट गेम वर्ल्ड रोबोट गेम, ये कहाँ किया गया है? ये चाइना ने किया गया है, चाइना। ये किसने किया है? चीन ने किया है। और इसके अंदर 16 से अधिक देशों ने, अमेरिका वगैरह ने, सबने क्या लिया है? भाग लिया है।
अमेरिका, जर्मनी, जापान सहित 16 देशों ने इसमें क्या किया है, भाग लिया है। पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम बीजिंग चीन में आयोजित हुआ है। ठीक है, स्पर्धाएं क्या कौन कौन सी है, रोबोट ने एथलेटिक, फुटबॉल, नृत्य और मार्शल आर्ट सहित कई स्पर्धाओं में अपनी तकनीकी का सक्षमता प्रयोग किया गया। यानी रोबोट से गेम खेले जाएंगे। अब किससे, रोबोट से गेम खेले जाएंगे। और तकनीक कहाँ की है, चीन में लॉन्च की है और इसमें 16 से अधिक देशों ने भागीदारी निभाई है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजन साइपन इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता है। साइपन इंटरनेशनल ये क्या किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, साइपन साइपन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। किस खेल से है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना। और ये किसने जीता है, तान्या हेमंत ने जीता है। सोफिया तान्या हेमंत ने जीता है कानाए सकाई को हराकर। किसको हराकर, कानाए सकाई को हराकर। कानाए सकाई है, इसको हराकर। ये क्या हुआ है, ये उपविजेता है। ये क्या है दोस्तों, उपविजेता। ये है इसमें उपविजेता। साइपन जो इंटरनेशनल 2025 है, ये किस खेल से संबंधित है, साइपन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। आपसे डायरेक्ट एसएससी ये पूछ लेते थे कि साइपन खेल किस खेल से संबंधित है, तो साइपन खेल बैडमिंटन से संबंधित है। और तान्या हेमंत ने इसमें विजय प्राप्त की है और कान्नाए सकाई ने क्या है, उपविजेता है। ठीक है। उत्तरी मारियन द्वीप समूह में इसका आयोजन हुआ है। उत्तरी मरियाना द्वीप समूह में इसका क्या हुआ है, आयोजन हुआ है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया है। पूर्ण रूप से भारत में पहला महिलाओं के द्वारा संचालित फूड हब होगा। फूड हब होगा और ये कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है ये दोस्तों, मुंबई में किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी ये रही, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने, किसने, फसाई ने, फसाई ने भारतीय सिक्योरिटी फूड एसोसिएशन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, 17 अगस्त 2025 को मुंबई में मोली नामक देश का पहला ऑल वुमन क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ईट राइट इंडिया अभियान के तहत किया गया। यह केंद्र पूरी तरह स्व स्वायत्ता समूह की प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा संचालित है, जो स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। देखिए, फूड हब महिलाओं का फूड हब है। इसका नाम क्या है दोस्तों, मोली। इसका नाम क्या है, मोली। ठीक है ना। इसका उद्घाटन किसने किया है, पीयूष गोयल ने। किसने किया है, पीयूष गोयल ने किया है। कहाँ किया है, मुंबई में किया है। मुंबई में किया है। फूड हब है, मोली है और पहला खाद्य सुरक्षा, खाद्य और मतलब सुरक्षित, स्वस्थ भी है और खाद्य का पहला फूड हब भी है। मोली नाम से पीयूष गोयल ने ईट राइट इंडिया कौन से अभियान के तहत किया है, ईट राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया अभियान के तहत किया गया है। ईट राइट इंडिया अभियान के तहत में पहला महिलाओं आधारित फूड हब का आंदोलन मुंबई में पीयूष गोयल के द्वारा मोली नाम का किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है। 12वीं जो पुरुष, जो मेल एशिया हॉकी कप है, हॉकी जो कप है, ये कहाँ हो रहा है, पहली बात तो ये बिहार में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चांद चांद इसका शुभंकर लॉन्च किया, जो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, बाघ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये बाघ से रिलेटेड है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना में स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का लोगो और मैस्कोट ट्रॉफी जारी की है। पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है बिहार। 29 अगस्त से चालू होगा और राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी प्राइड जर्नी को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसके तहत हॉकी का मशाल टॉर्च राज्य के सभी जिलों से गुजरेगी। और इस टूर्नामेंट का मैस्कोट चांद भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है, जो साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक है। किसका, साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक है। तो आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 12वीं एशिया हॉकी कप का आयोजन कहाँ होगा, बिहार में होगा, राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। और उसकी ट्रॉफी प्राइड जर्नी है और उसका मैस्कोट क्या है, शुभंकर क्या है, चांद है, जो भारतीय पशु, राष्ट्रीय पशु जो बाघ से संबंधित है, बाघ से प्रेरित है, साहस, फुर्ती और कौशल का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया है, पहली बार बिहार में ये हो रहे हैं। निम्न में से किस शहर में पहली बार किसी विदेश के रूप में भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगे का सम्मान दिया है, सिएटल देश ने। सिएटल देश ने इंडिया के 79वें जो इंडिपेंडेंस डे था, उसके ऊपर क्या दिया है, सम्मान दिया है। ठीक है, ऐतिहासिक पल था,
सिएटल का स्पेस नीडल 1962 के विश्व मेले के लिए निर्मित स्पेस नीडल सिएटल के क्षितिज और अमेरिका प्रशांत उत्तर पश्चिम के क्षेत्र तकनीकी भविष्य का उपयोग करते हैं। और इन्होंने भारत के 79वें जो स्वतंत्रता दिवस का उसके ऊपर क्या फहराया, इसने पहली बार स्पेस नीडल पर क्या फहराया, तिरंगा फहराया। स्पेस नीडल पर क्या फहराया, तिरंगा फहराया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? कौन सा? ओपन शॉर्ट ट्रैक, ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है, महाराणा प्रताप एकेडमी में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया जाएगा। भारत में पहली बार भारत के अंदर पहली बार हुआ है एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन। क्वेश्चन छपेगा, ठीक है ना। भारत का पहली बार हुआ है और यह आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में किया गया है। ठीक है, शहर कौन से? देहरादून में किया गया, स्थान महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। 20 से 23 अगस्त तक चलेगा। महत्व, भारत की पहली बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन की मेजबानी कर रहा है। भारत पहली बार इस तरह के शीतकालीन खेल के अंतर्राष्ट्रीय खेलों की क्या कर रहा है? पहली बार आयोजन कर रहा है। और कौन सा खेल है ये? ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देहरादून में हुआ ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग, स्टिक स्केटिंग ओपन शॉर्ट ट्रैक देहरादून में हुआ है। अजय कुमार भल्ला को निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बनाया गया है? नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है, क्योंकि अभी नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उपयोग किया गया है? निम्न में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में बनाया गया है, गोरखपुर में, ठीक है ना। यूपी का पहला है और इंडिया का ये दूसरा है। इंडिया का कौन सा है? दूसरा है, क्योंकि पहला कहाँ है? कांडला में बना हुआ है। ठीक है, तो गोरखपुर इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खनीपुर में राज्य के पहले और देश के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? कांडला पोर्ट गुजरात में है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ है? कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले बताया था आपको। और ये क्या है? जो गोरखपुर में, ये यूपी का पहला बनाया गया है और भारत का दूसरा है। हबीबा रानी किस देश से संबंधित है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित NSW सुकेश बेगा ओपन 2025 जीता है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित NSW स्वेकेस बेगा ये क्या किया है? विन किया है। और हबीबा हानी क्या की है? मिस्र की है। हबीबा हानी मिस्र की है, जिन्होंने द स्क्वेस्ट ऑफ सिडस अनहंत सिंह को हराकर, किसको? अनहंत सिंह को हराकर हबीबा हानी ने जीता है। और ये इजिप्ट की है, ठीक है ना। NSW सुकेश बेगा ओपन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, किसने जीता है? हबीबा हानी ने जीता है। कहाँ की है? मिस्र की है। किसको हराकर? अनहंत सिंह को हराकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हुरन इंडिया 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान परिवार व्यवसाय किसे घोषित किया गया? अंबानी को किया गया है भैया, अंबानी ही होगा इसमें तो। हुरन रिच लिस्ट 2025 हुरन इंडिया ने देश के सबसे दौलतमंद परिवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें अंबानी परिवार लगातार दूसरी बार टॉप पोजीशन हासिल की है। हाल ही में 2025 उनके बिजनेस का वैल्यूएशन 28 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 12वें हिस्से के बराबर है। अब आप सोच सकते हैं कि 140 करोड़ लोगों में से ओनली फॉर 12% जीडीपी का, 12% तो एक के पास है। किसके पास? अंबानी परिवार के पास, ठीक है ना। लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला फैमिली है, जिसके बिजनेस का वैल्यू 6.5 लाख करोड़ रुपए है। जबकि जिंदल परिवार ने टॉप 3 में जगह बनाई है, उनके बिजनेस का वैल्यू 5.7 लाख करोड़ है। भैया अडानी नहीं आया, अब की बार अडानी नहीं आया। पहले नंबर पे अंबानी, दूसरे नंबर पे कुमार मंगलम बिड़ला जो सरिया लोहे का काम करता है। और तीसरा है जिंदल भी सरिये का काम करता है, जिंदल भी लोहे का काम करता है, ठीक है ना। एक काम तो बहुत करते हैं, लेकिन इनका फेमस ब्रांड जो क्या है? सरिया है, जो छत डलवाने के काम आता है अपने, ठीक है ना। तो कौन सा मूल्यवान फैमिली बन गया? अंबानी फैमिली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि असम राइफल ने रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? असम राइफल ने असम राइफल ने असम राइफल है, इन्होंने तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? असम राइफल ने रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह साझेदारी ड्रोन तकनीक के विकास, उन्नत प्रशिक्षण और विभिन्न अनुप्रयोगों, निगरानी, टोही और सीमा क्षेत्रों में लॉजिस्टिक मजबूत करने के लिए है। तो इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत ड्रोन तकनीकी विकास करना, अकादमिक विशेषज्ञों और रक्षा जरूरतों को जोड़कर अत्याधुनिक ड्रोन का समाधान तैयार करना। इसका प्रशिक्षण असम राइफल के कर्मियों के लिए उन्नत ड्रोन प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स शुरू करना है, जिसमें ड्रोन संचालन, रखरखाव, डीजीसीए प्रमाणन शामिल है। ठीक है ना। असम राइफल ने आईआईटी मणिपुर के साथ में किसके साथ? मणिपुर के साथ में क्या किया है? ये समझौता स्थापन किया है ड्रोन के लिए। ठीक है ना, ड्रोन की तकनीकी को इनको बढ़ावा देने के लिए, रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिजली आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है? बिजली कौन बनाता है भारत में? बिजली इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है? एनटीपीसी, जो भारत की पहली सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। वैश्विक रूप से वर्ल्ड के जो मानक है उनको अपनाने वाला, विश्व के मानक स्तर है, विश्व की जो जांच के मानक स्तर है उनको अपनाने वाला एनटीपीसी भारत का पहला क्या बन गया है? बिजली आपूर्ति निरंतरता के लिए संस्थान बन गया है एनटीपीसी। ठीक है ना। बिजली आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक आईएसओ अपनाने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी है। एनटीपीसी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना, बिजनेस प्लास काउंटिलिटी प्लान को सफलतापूर्वक लागू किया। यह उपलब्धि एनटीपीसी को भारत के बिजली क्षेत्रों में एक ऐसा वैश्विक मानक अपनाने वाली पहली सार्वजनिक कंपनी बनाती है जिसे अप्रत्याशित चुनौतियों के दौरान भी निर्बाध बिजली उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। बिजली उत्पादन में वैश्विक मानक को अपनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? सार्वजनिक रूप से एनटीपीसी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है? ब्रिटेन की, जो इंग्लैंड की, कभी अंग्रेजों ने राज किया था, भारत पर राज किया था, और आज भारत के मूल निवासी जो अंग्रेजों पर राज कर रहे हैं, कौन? कृतसांगी मेसराम को सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल बनाया है ब्रिटेन ने कृतसांगी मेसराम को ब्रिटेन ने क्या बनाया है? सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि पीएम भी बन लिए अपने भारतीय मूल के वहां पे, ऋषि सुनक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृतसांगी मेसराम को सबसे युवा सॉलिसिटर जनरल बनाया इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब कहाँ हुआ था? यह जयपुर में आयोजित हुआ था। और किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। किसने? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। 74वें नंबर का, कौन से नंबर का? 74वें नंबर का भारतीय का मिस यूनिवर्स इंडिया जो खिताब है 2025 का, मनिका विश्वकर्मा ने जयपुर में जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? सारंग फिल्म है ये, भारतीय सारंग फिल्म महोत्सव। भारतीय फिल्म सारंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया में किया गया है। क्योंकि भारतीय फिल्म महोत्सव तो कहाँ होता है? गोवा में होता है हर साल। भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ होता है? गोवा में होता है। और सारंग फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। देखिए, द क्वेश्चन आस्क अबाउट द कंट्री वेयर द इंडियन फिल्म फेस्टिवल वाज इनोग्रेट। तो वाहिल द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि जो इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है वो हर साल कहाँ होता है? गोवा में होता है, इंडिया में होता है। ठीक है ना। और ये कौन सा हुआ? सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है, जो कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया में हुआ है। सारंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है, साउथ कोरिया में। ठीक है। और अपना भारत का तो कहाँ होता है? गोवा में होता है। निम्न में से किसे टाटा सन्स के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? नोयल टाटा को टाटा सन्स का निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के कितना ऋण देने की घोषणा की है? दोस्तों, एसबीआई ने किसके लिए
अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और वो भी कोई बिना गारंटी के 4 लाख रुपए देने की घोषणा एसबीआई ने की है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने स्वतंत्रता दिवस पर अग्निवीरों के लिए एक खास योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है। एसबीआई ने की है, 4 लाख रुपए तक की बिना गारंटी के लोन प्रोसेसिंग फीस माफ है इसमें उन अग्निवीरों के लिए जिनके पास एसबीआई में सैलरी अकाउंट है। ठीक है ना, एसबीआई में जिनका सैलरी अकाउंट है अग्निवीरों का, उनको 4 लाख रुपए का क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, और बिना कोई गारंटी के मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा, दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति बनी है, और ये कहाँ बनी है, INC 5.2 जो प्लास्टिक संधि हुई है, जो प्लास्टिक दुनिया को पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण की संधि INC 5.0 जो जिनेवा में हुई है। ठीक है ना, कहाँ हुई है, जो जिनेवा में हुई है, कहाँ हुई है, जिनेवा में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति बनाने हेतु INC 5.2 बैठक का आयोजन जिनेवा में किया गया। यह बैठक 5 से 14 अगस्त तक चली गई थी, संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित मुख्यालय में चली है। INC आपसे डायरेक्ट पूछेगा INC 5.2 किससे संबंधित है, तो प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है दुनिया को बचाने के लिए, और ये कहाँ पे हुई थी, जिनेवा में हुई थी, और ये 5वें सत्र का दूसरा भाग थी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो गिरीश गुप्ता ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप एशियाई शूटिंग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 16वें नंबर की एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने जीता है, गिरीश गुप्ता ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उत्पादन, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन है दूसरे नंबर का, झारखंड, रांची, कोलार की खाने ईटीसी में जो खाने हैं। ठीक है ना, कोयले की खदानें झारखंड, रांची में ज्यादा कर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी निकलता है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है, झारखंड है। ऐसे तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज में भी निकलता है कोयले की खाने। तो हाल ही में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कौन से नंबर का दोस्तों, दूसरे नंबर का कोयला उत्पादन है भारत दुनिया का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस देश को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला मुक्त घोषित किया है, WHO 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में, इसका स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, WHO का मुख्यालय जिनेवा। ठीक है ना, ILO WHO इन सब का मुख्यालय वही है, और रूबेला मुक्त घोषित किया है, क्या रूबेला मुक्त घोषित किया है, किसको किया है, नेपाल को किया है, नेपाल को रूबेला मुक्त क्या किया है, घोषित किया है WHO ने। ठीक है ना, डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता है। जो कहाँ है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ने गोल्ड मेडल किसने जीता है, अभी आया था रोहन गुप्ता, अभी आया था क्या, गिरीश गुप्ता, गिरीश गुप्ता ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। गिरीश गुप्ता ने क्या जीता है, एशियन जो शूटिंग है उसमें गिरीश गुप्ता ने क्या जीता, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गिरीश गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है। और 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक, किसने, मनु भाकर ने। मनु भाकर ने 10 मीटर के एयर पिस्टल में कौन सा कांस्य पदक जीता, और ये कहाँ हुई है, कजाकिस्तान में हुई है, कहाँ हुई है, ये कजाकिस्तान में हुई है। ठीक है, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, और रश्मिका जूनियर ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर वाली बात है, ये कहाँ हुई है, ये कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस स्थान पर ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, देश की इंडियन आर्मी, उसको सैल्यूट है। क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना, आरोग्य सेतु, आरोग्य हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना के तहत, ऑपरेशन सद्भावना किसका है, इंडियन आर्मी का। ऑपरेशन सद्भावना किसका है, इंडियन आर्मी का है, और इसके तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र
ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में किया है, ठीक है ना। भारतीय सेना तवांग दोइजोंग में एक आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए, ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पे ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? परशुरामपुरी। जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया दोस्तों? परशुरामपुरी। यूपी के जलालाबाद का नाम क्या हो गया? परशुरामपुरी। परशुरामपुरी, ठीक है ना। फैजाबाद का नाम अयोध्या, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। तो इसी प्रकार से परशुरामपुरी किसका रख दिया? जलालाबाद का रख दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए एआई टूल सभागार को लॉन्च किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ग्राम सभाओं को यानी कि ग्रामीण लेवल पर ग्राम सभा को, किसको? ग्राम सभा को आधुनिक बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, क्योंकि जब उनके पास नॉलेज होगी, टेक्नोलॉजी होगी तो आधुनिक बनेगी, वो सशक्त बनेगी और सक्षम होगी हर काम को अच्छे से करने की। गाँव का विकास होगा तो भारत का विकास होगा। उसी के तहत में क्या बनाया है? एआई टूल सभागार का लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किसका? सभागार का लॉन्च किया गया। और ये कौन से राज्य में किया गया है? त्रिपुरा में किया है। विप्लव देव कुमार यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। विप्लव देव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगरतला यहाँ की राजधानी है। तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से ये राज्य है, ठीक है। तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश से राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। विप्लव देव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या शुरू किया गया? ग्राम सभाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए एआई टूल सभागार का लॉन्च किया गया है त्रिपुरा में, जिसकी राजधानी अगरतला। निम्न में से किसने पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो भैया सिनसिनाटी ओपन खिताब कौन सा? सिनसिनाटी ओपन खिताब एक ऐसा शख्सियत जिसके पास सारे खिताब थे लेकिन सिनसिनाटी खिताब नहीं था, और इसने पहली बार कार्लोस अल्कराज ने इस खिताब को जीतकर भी दुनिया के सभी पूरी कर लिए इसने कामयाबी। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीतने का स्पेस के कार्लोस अल्कराज का सपना क्या हो गया? पूरा हो गया है, ठीक है ना। जोनिक सिन्नर के खिलाफ इसका मुकाबला हुआ था। किसके खिलाफ? जोनिक सिन्नर के खिलाफ हुआ था। ये जोनिक सिन्नर क्या है यहाँ पे? उपविजेता। ये क्या है यहाँ पे? ये उपविजेता है। और विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है। कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है ना। विंबलडन फाइनल के बाद विश्व के नंबर 1 जोनिक सिन्नर और नंबर 2 कार्लोस अल्कराज के बीच होने वाले सिनसिनाटी ओपन फाइनल पर दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों की नजर थी। और ये किसने जीत लिया? कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया सिनसिनाटी ओपन अवार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में समाचार पत्र और पत्रिका पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेस महापंजीयन के कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? प्रेस का जो महापंजीयन होता है, प्रेस का भी जो कोई पंजीकरण होता है ना, तभी तो वो प्रेस बनती है, मीडिया बनता है। तो उसके लिए जो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का पंजीकरण सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेस महापंजीयक ने प्रेस सेवा क्या लॉन्च किया है? प्रेस सेवा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया दोस्तों? प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है किसने? प्रेस महापंजीकरण। जहाँ पे मीडिया का पंजीकरण होता है उन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। प्रेस सेवा को, प्रेस को क्या, समाचार पत्रों और सूचनाओं को क्या बनाने के लिए? सुव्यवस्थित बनाने के लिए। प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन आवेदन, वास्तविक समय ट्रैकिंग और एआई आधारित चैटबॉट जैसी सुविधाओं के माध्यम से आसान है। क्या कर दिया? अब ऑनलाइन कर दिया, ठीक है ना। क्या कर दी? ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी प्रेस का क्या? पंजीकरण करवाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किसे 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ललित कला अकादमी क्या है? ललित कला अकादमी प्रेमचंद पुखराम्बम को क्या मिला है? ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला गया है। और 64वें नंबर का
क्वेश्चन छपेगा 100%, रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, लिख के ले लो गारंटी के साथ में, ठीक है ना। कि 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी जो पुरस्कार है ललित कला अकादमी अवार्ड, कौन सा, ललित कला अकादमिक पुरस्कार किसको मिला है, प्रेमचंद्र पुखरामबम, प्रेमचंद पुखरामबम को ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन से नंबर का मिला है, 64वें नंबर का मिला है। 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रेमचंद पुखरामबम को उनकी लकड़ी की मूर्ति कला मेड मी चेंज के लिए, किसके लिए, मेड मी चेंज के लिए दिया गया है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। देखिए कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन, प्रेमचंद पुखरामबम मणिपुर के काचिंग जिले के एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार है। कहाँ के हैं, प्रेमचंद पुखरामबम को 64वां ललित कला का, देखिए 64वां ललित कला अकादमी किस पुरस्कार किसको मिला है, प्रेमचंद पुखरामबम को मिला है। किसके लिए मिला है, लकड़ी की जो मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति कला बनाई है उन्होंने, कौन सी, मेड मी चेंज, मेड मी चेंज, मेड मी चेंज, मैं बना के चेंज कर सकता हूँ, मेड मी चेंज, ठीक है ना। विस्तार से क्या है कि ललित कला अकादमी पुरस्कार का 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 64वां ललित कला अकादमी पुरस्कार रामचंद्रन पुख पुखरामबम को मिला है और लकड़ी की मूर्ति कला के लिए मेड मी चेंज के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया है, मेड मी चेंज के लिए दिया गया है। ये कहाँ के हैं, कांगचिंग मणिपुर के हैं। कांगचिंग मणिपुर के रामचंद्र पुखरामबम को मेड मी चेंज के लिए ललित कला अकादमी का 64वां अवार्ड दिया गया है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। निम्न में से कौन मेडिसन समाचार, मेडिसन स्क्वायर में, समाचार नहीं यार, कुछ आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, क्या चक्कर है। निम्न में से कौन मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बन गए हैं, मेडिसन स्क्वायर, स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले हिंदी आर्टिस्ट कौन है, ये भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गए, जाकिर खान। कौन बन गए दोस्तों, जाकिर खान। जाकिर खान, जो जाकिर खान जी है, मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बन गए। पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट कौन बन गया, जाकिर खान बन गया। किसमें, मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले, ठीक है ना, पहले हिंदी भारतीय आर्टिस्ट जाकिर खान। निम्न में से किस राज्य में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन किया गया है, ओंटो सिमेरिया पुल, जो ओंटा सिमेरिया पुल है, ओंटा सिमेरिया पुल है जो राजेंद्र सेतु पुल है उसके समकक्ष बनाया गया है। 1.86 किलोमीटर का बनाया गया है और 34 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। एशिया का सबसे चौड़ा पुल है ये। और कहाँ बनाया है, बिहार में बना है, बिहार के बेगूसराय, पटना के मोकामा से बेगूसराय तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को बिहार के गया में ओंटो सिमेरिया परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में गंगा नदी के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित है, लगभग 2 किलोमीटर यानी कि 1.86 किलोमीटर लंबा है, 34 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित है गंगा नदी पर, और 1870 करोड़ की लागत है, और राजेंद्र सेतु के समांतर ये चलेगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही इंडियाज फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल, क्या, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल द ब्रिटिश एम्पायर किसकी है, रोसिंका चौधरी। किसकी है, रोसिंका चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। किसकी है, रोसिंका चौधरी जी की, रोसिंका चौधरी जी की है, ठीक है दोस्तों। कौन सी है, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, भारत के पहले रेडिकल्स यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर, इसको किसने लिखी है, रोसिंका चौधरी जी ने लिखी है। इंडिया फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल एंड ब्रिटिश एम्पायर इज ए बुक रिटन किसके द्वारा, हिस्टोरियन रोसिंका चौधरी के द्वारा लिखी गई। और इसका फोकस किसके ऊपर है, अर्ली इंडिया नेशनलिस्ट, ठीक है ना, और मूवमेंट के ऊपर है, स्पेशली द यंग बंगाल ग्रुप, और वेयर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एडवोकेटेड फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए, ठीक है ना। किसने लिखी है, यंग, जो इंडिया इज फर्स्ट रेडिकल, इंडिया इज फर्स्ट रेडिकल यंग बंगाल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, रोसिंका चौधरी के द्वारा लिखी गई बुक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं को सौंप दिया है, रेलवे के
रेलवे में कितने जोन है? 19 जोन है। और कौन से जोन ने टॉप 5, टॉप 5 जो प्रमुख है वो महिलाओं को बनाया है? कौन से जोन ने? नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे ने, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आगे क्वेश्चन है कि सभी विनिर्माण संयंत्रों को 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? सभी विनिर्माण संयंत्रों को, सारे के सारे जो भी निर्माण संयंत्र है, विनिर्माण जो नए निर्माण संयंत्र है, उनके लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा को, उनके लिए नवीनीकरण, जो भी विनिर्माण, जो नए विनिर्माण रूप से नए जो संयंत्र बनाए जा रहे हैं और नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं, तो उनके लिए RE100 पहल, एक पहल चलाई हुई है। कौन सी पहल चलाई हुई है? RE100 एक पहल चलाई गई है, जो नए बनने वाले जो भी संयंत्र है वो 100% किससे चले? नवीनीकरण ऊर्जा से चले। और इसके लिए RE100 एक पहल स्टार्ट की गई है। और इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? सुजलोन। सुजलोन इंडिया की पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी है, जो नए बनने वाले जो भी संयंत्र है वो किससे चले? 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा से चले। उसके लिए सुजलोन कंपनी पहली भारतीय कंपनी बन गई है। RE100 पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी सुजलोन है, जिसने 2030 तक अपने सभी विनिर्माण संयंत्रों को जिसने 2030 तक अपने सभी विनिर्माण संयंत्रों को नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। सुजलोन ने RE100 पहल में शामिल होकर यह प्रतिबद्धता जताई है कि 2030 तक उसकी सभी 15 विनिर्माण सुविधाओं में 100% किसे चलेगी? नवीनीकरणीय ऊर्जा से चलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ है कि निम्न में से कौन अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है? किस पर? बैंक.इन पर। बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला सार्वजनिक दुनिया का पहला बैंक बन गया। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बन गया। मतलब कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए, कॉर्पोरेट जो वेबसाइट है बैंक.इन को सुरक्षित करने के लिए डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक बन गया है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। भारतीय स्टेट बैंक कहाँ है? SBI, ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक SBI कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए बैंक.इन डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बन गया भारतीय स्टेट बैंक। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय बैंकों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षित बैंक.इन डोमेन लॉन्च किया है। बैंक.इन डोमेन किसने लॉन्च किया है दोस्तों? ये RBI ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। 1935 के तहत इसकी स्थापना होती है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। तो इसने RBI जो बैंक है, बैंकों का बैंक, RBI बैंक, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ इसके लोगों में है। तो इसने जो बैंकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या किया है? बैंक.इन डोमेन लॉन्च किया है। और इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद सलाह किस देश से संबंधित है, जो 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, 3 बार PFA पुरस्कार जीतने वाले, PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले मोहम्मद सलाह किस देश के हैं दोस्तों? तो ये इजिप्ट के हैं। ये इजिप्ट, मिस्र के हैं, ठीक है ना। पिरामिड्स मम्मीज कहा जाता है। मोहम्मद सलाह मिस्र से संबंधित है। वह 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले कौन खिलाड़ी बन गए? मोहम्मद सलाह बन गए। और ये कहाँ से? मिस्र से है, ठीक है ना। फुटबॉल के खिलाड़ी है, लेवरलीफ और मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इनको। और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं दुनिया के, ठीक है ना। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाले तीन पुरस्कार पाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह मिस्र देश के हैं। एक राष्ट्रीय नायक माने जाते हैं। मिस्र में क्या माने जाते हैं उनको? एक राष्ट्रीय नायक
माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना, और ये बहुत अच्छी योजना है, किसके लिए? जनता का भविष्य सुधारने के लिए। जो भी प्रवासी जाते हैं, जो भी प्रवासी दूर दराज के अलग राज्य में जो काम करने के लिए जाते हैं, अब आप एक बात जानोगे कि सबसे ज्यादा प्रवासी तो बिहार से जाते हैं, लेकिन ये योजना बिहार में लागू नहीं की है। क्यों? क्या पता, अब ये तो यहाँ के लोग बताएं, यहाँ की जनता बताए क्यों नहीं करते हैं। लेकिन किस राज्य में प्रवासी भारतीय श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना? तो भैया ममता दीदी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ममता दीदी, उसने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, श्रम श्री योजना लॉन्च की है। और किस लिए लॉन्च की है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना लॉन्च की है। और ये योजना किस उद्देश्य से की है कि प्रवासियों को अपने राज्य में बुलाएं और इनको अपने राज्य में ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि भाषाई भेदभाव को देखते हुए या फिर कोई भी और प्रकार के उत्पीड़न को देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया है। और बंगाल के जितने भी बंगाली जो प्रवासी श्रमिक है, उनको बंगाल में ही रोजगार दिया जाए। और जब तक उनको रोजगार ना मिले तब तक उनको 1 साल तक 5,000 रुपये पर महीना दिया जाएगा। 1 साल तक का है तो रोजगार, 1 साल तक, ठीक है ना। या फिर उसको जब तक रोजगार नहीं मिलता है 1 साल तक, उनको क्या दिया जाएंगे, 5,000 रुपये दिए जाएंगे महीने के महीने, ठीक है ना। या फिर उनको नौकरी के अवसर दिए जाएंगे, स्वरोजगार में सहायता दी जाएगी, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में श्रम श्री योजना ममता बनर्जी जी ने क्या किया है, लागू की है। और 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, श्रमिकों के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। श्रमिक के तहत लौटने वाले श्रमिकों को जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। और ये कार्ड उन्हें ग्रामीण रोजगार और सरकार द्वारा प्रायोजित रोजगार के तहत नौकरी पाने में मदद करेगा, ठीक है ना। उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो एक बहुत बड़ी स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम है, वित्तीय सहायता की स्कीम है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मापदंड क्या होगा कि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को किसी अन्य भारतीय राज्य में काम करने वाले बंगाली प्रवासी श्रमिक होना चाहिए, ठीक है ना। बंगाल का हो लेकिन किसी और राज्य में क्या करता हो, श्रमिक मजदूरी करता हो। और उनको क्या करना पड़ेगा, बंगाल लौटना उनको आवश्यक है। और उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब तक, ठीक है प्यारे साथियों। जॉब कार्ड भी बनेगा। बहुत अच्छी योजना चलाई है ममता दीदी ने, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? निम्न में से किस राज्य ने से भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए, तो भैया वो भारत की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए अग्नि 5, कौन सी अग्नि 5 जो लॉन्च की गई है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है ना। और इसकी रेंज कितनी है, 5,000 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंज है। और ये कहाँ से की गई है, उड़ीसा से, चांदीपुर से की गई है, ठीक है। भारत की अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य से किया गया है। कहाँ से, चांदीपुर। जो भारत का लॉन्चिंग सिस्टम क्या है, डीआरडीओ का जो रेंज है, डीआरडीओ की जो लॉन्चिंग रेंज है वो इंटीग्रेटेड, चांदीपुर के इंटीग्रेटेड रेंज से किया गया है। और ये 5,000 किलोमीटर से अधिक है। इससे एशिया के अधिकांश हिस्से और यूरोप के कुछ भागों को निशाना बनाया जा सकता है। कि 5,000 किलोमीटर है, इसे यूरोप के भी कुछ भागों को निशाना बनाया जा सकता है, और एशिया तो पूरा है ही है। किसने लॉन्च किया है, डीआरडीओ ने इस मिसाइल का निर्माण किया है और इसको लॉन्च किया है चांदीपुर से, अग्नि 5, ठीक है ना। निम्न में से कौन रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? जबरदस्त काम हुआ है। रेलवे की जो पटरियां हैं, रेलवे की जो पटरियां होती है ये, इनके बीच में यहाँ पे सोलर पैनल लगा दिए हैं, सोलर पैनल लगा दिए, जिससे ट्रेनों को क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी, बिजली की खपत कम होगी। तो ये कहाँ किया गया है, वाराणसी में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, वाराणसी में किया गया है, उत्तर प्रदेश के यूपी के वाराणसी। यूपी के वाराणसी रेलवे की पटरियों पर सोलर पैनल लगाने की पहला शहर बन गया है। यू रेलवे की पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया, वाराणसी बन गया है। वाराणसी रेलवे के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस पहल का उपयोग किया है और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। इसको अठाने योग्य भी बनाया गया है, रख रखाव समायोजन लचीलापन मिलता है। इस परियोजना को उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, अधिक टिकाऊ रेलवे प्रणाली में योगदान करना। तो रेलवे में सौर पैनल, जो पटरियों पर सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया, वाराणसी बन गया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना, कार्बन उत्सर्जन मुक्त करना, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कर्मचारी भविष्य निधि योजना, जो भी कर्मचारी है उनके भविष्य को देखते हुए उनके पास निधि संगठन है। केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रहित राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है भैया? ईपीएफओ, ईपीएफओ में ईओ, एओ और एपीएफसी, इनकी वैकेंसी निकल ली है अभी प्रेजेंट में। एक बात तुमको ये बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। और ये क्या है? भारत का कर्मचारी भविष्य निधि कोष है, निधि फंड है ये, ठीक है ना। भारत का कर्मचारी भविष्य निधि फंड है ईपीएफओ एक प्रकार का, ठीक है। इसके अंदर 8.8 लाख रुपए जो कर्मचारी होते थे उनकी मृत्यु पर राहत कोष के रूप में दिए जाते थे। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15 लाख रुपए कर दिया। ईपीएफओ ने क्या है? ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रहित जो राशि है 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से इसको क्या रिलीफ फंड एक लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूर्य के अध्ययन के लिए इनमें में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य एआई लॉन्च किया है? सूर्य एआई लॉन्च किया है। भारत ने तो क्या किया था? आदित्य एल1। और सूर्य के अध्ययन के लिए सूर्य एआई किसने लॉन्च किया? नासा। नासा किसकी कंपनी है भाई साहब? अमेरिका की कंपनी है नासा। नासा ने सूर्य एआई लॉन्च कर दिया सूर्य के अध्ययन के लिए, ठीक है ना। भारत का क्या था? आदित्य एल1 मिशन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है? भैया देखिए, गोल्ड मेडल भी एक ने जीता है प्लस सिल्वर मेडल भी जीता है। सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों जीते हैं। किसने जीते हैं? रेयान गुप्ता। किसने? रेयान गुप्ता जी ने जीते हैं, ठीक है ना। रेयान गुप्ता ने किसमें जीते हैं? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। अर्थ साइंस ओलंपियाड 18वें नंबर का इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में रेयान गुप्ता ने गोल्ड मेडल और कांस्य मेडल दोनों, सिल्वर मेडल सॉरी, गोल्ड और रजत दोनों जीते हैं। गोल्ड और रजत मेडल दोनों जीते हैं। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए रेयान गुप्ता ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। छात्र है रेयांश गुप्ता। क्या है ये? छात्र है, स्थानीय चीन के जिनिंग में आयोजित हुआ है 18वां इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड चीन के जिनिंग में आयोजित हुआ है और छात्र रेयान गुप्ता ने इसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं, ठीक है। रेयान गुप्ता ने एक गोल्ड और एक सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड सम्मेलन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? अंडर 20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलावत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। तपस्या गहलावत ने, किसने? तपस्या गहलावत ने विश्व कुश्ती वर्ल्ड रेस्टलिंग यानी कि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ हुई है? बुल्गारिया में हुई है। कहाँ हुई है? ये बुल्गारिया में हुई है। किसने जीता है? तपस्या गहलावत ने जीता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपेगा। बुल्गारिया में आयोजित 20 साल से कम की अंडर 20 बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तपस्या गहलावत ने जीता है। भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किसने? तपस्या गहलावत ने। तपस्या गहलावत ने बुल्गारिया में हुए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 20 बुल्गारिया में आयोजित हुई है तपस्या गहलावत ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक की उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है?
भाई साहब असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे 18 साल से जो नए लड़के हैं उनके लिए 1 साल तक आधार कार्ड नहीं बनेगा, उस पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। ठीक है ना। असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर सख्त हो गई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में अब 18 साल से ऊपर के लोगों को पहली बार आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अवैध प्रवासी लोग आधार कार्ड बनवाकर भारतीय नागरिकता का दावा न कर सके। अवैध प्रवासी लोग जो है आधार कार्ड बनवा करके नागरिकता का दावा ना करें, और जो 18 प्लस के हो गए हैं उनका पहली बार आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। कहाँ पे, असम में परमानेंटली बंद कर दिया गया है अभी प्रेजेंट में। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM 22 कहाँ लॉन्च किया गया है, गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। भारत का 22वां IIM कहाँ लॉन्च किया है, गुवाहाटी में लॉन्च किया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ई गवर्नेंस क्या होता है कि सरकार सरकार हमें कैसा शासन दे रही है, जनता के पास में क्या सुरक्षा पहुंच रही है, क्या उनकी समस्या है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, अच्छा शासन, ई गवर्नेंस यानी अच्छा शासन कैसे दिया जाएगा। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, ई गवर्नेंस जो शासन है वो कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों, विशाखापट्टनम में लॉन्च किया है। देखिए, ई गवर्नेंस 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 9 और 10 जून 2025 को नोवेटोल में किया गया। ठीक है ना। इसका सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों विभाग को और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माईटी द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। सम्मेलन का विषय क्या है, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्योंकि जो गवर्नेंस देंगे, जो जनता को गवर्नेंस देंगे वो कौन देंगे, सिविल सर्वेंट देंगे। तो भारत को विकसित बनाना, डिजिटल तरीके से देना और सिविल सर्विस के द्वारा देना। तो इसका थीम क्या है, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है। माईटी मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो माईटी मिनिस्ट्री है इसके तहत किया गया है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया है। 28वें नंबर का किया गया है। इसकी थीम क्या है कि डिजिटल परिवर्तन, सिविल सर्विक और विकसित भारत। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार आनुवांशिक कारणों के कारण किस जनजाति में टीबी की उच्च दर ज्यादा है। तो दोस्तों जो बनारस हिंदू BHU, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एक शोध किया है और इस शोध में इन्होंने पाया है कि जो सहरिया जनजाति है, जो कौन सी, जो सहरिया जनजाति है, कौन सी जनजाति दोस्तों, सहरिया जनजाति है, इसमें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारियां हैं, टीपी तपेदिक है, वो सहरिया जनजाति में सर्वाधिक प्रेजेंट में क्या है, सर्वाधिक है। टीबी की उच्च दर पाई गई है BHU की खोज में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। संसद की कार्यवाही के लिए, संसद की कार्यवाही के लिए 6 भाषाओं को जोड़ा गया है। ठीक है ना। 6 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है। अब संसद के अंदर जो कार्रवाई होगी तो 6 भाषाओं के अंदर और 6 भाषा, पहले जो भाषाएं थी उनमें तो लोग बोल ही सकते थे, लेकिन अब 6 और भाषाओं में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं संसद में। और वो भाषाएं कौन कौन सी है, लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू, कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी और संस्कृत एंड उर्दू, इन सभी में भी अब क्या दे सकते हैं, सांसद अपनी बात रख सकते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, उर्दू और संस्कृत के रूप में। ठीक है। घोषणा की है। इस विस्तार का उद्देश्य सांसदों की कार्रवाई को अधिक सुगम बनाने और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं कि सस्टेनेबल पावर 1404, सस्टेनेबल पावर 1404, सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने शुरू किया है। तो भैया ऊर्जा के साथ शुरू किया गया। सस्टेनेबल पावर किसने किया गया है, ईरान ने किया गया है। किसने किया है, ईरान ने किया है। ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी चला था, 2-5 दिन के लिए युद्ध चला था, उसको देखते हुए ईरान ने सस्टेनेबल पावर, क्या नाम दिया है, सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है और इसका नाम दिया गया है किस देश ने, ईरान ने दिया गया है। ईरान ने गुरुवार को अपना पहला एकल सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है।
पहला एकल अभ्यास, ठीक है ना, सिंगल, किसी देश को शामिल नहीं किया गया, किसी को टेक्नोलॉजी नहीं बताएगा। और क्या किया गया है, ईरानी सशस्त्र सेना बलों की नौसेना ने, किसने, नौसेना का अभ्यास है, किसका है, नेवी का अभ्यास है, ठीक है ना, ईरान की नेवी का अभ्यास है, कौन सा, सस्टेनेबल पावर 1404 के दौरान हिंद महासागर में खुले पानी में ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन और दागे हैं। तो अपनी पावर क्षमता को मजबूत करने के लिए ये काम किया गया है इजराइल से युद्ध होने के बाद में। तो भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया गया है, समन्वय शक्ति अभ्यास, समन्वय शक्ति अभ्यास जो भारतीय की सेना है इसने कहाँ किया गया है, असम में किया गया है। भारतीय सेना ने समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 असम में शुरू किया गया है। इस सैन्य नागरिक एकता अभ्यास का उद्घाटन 2025 अगस्त में किया तिनसुकिया जिले के लाईपुली में। और ये क्यों किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, सैन्य और नागरिक निकायों के बीच समन्वय और सहयोग को मजबूत करना, क्योंकि जो क्या है, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहां पे नागरिकों के बीच में और जो सेना है अपनी इंडियन आर्मी है उन दोनों के बीच में समन्वय और तालमेल को सटीक बैठाने के लिए समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने किया है, आसाम में किया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए खत्म कहानी अपनी, ठीक है ना, आज के लिए अपनी कहानी खत्म। तो 18 अगस्त से 23 अगस्त तक ही आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दी गई है, साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर्स है। और क्लास को एक बार जरूर देखिए और अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें से क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एक बार देख के जाना कि कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। तो सभी को बहुत सारा प्यार, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो खास बात, जो रामलीला मैदान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है एसएससी के स्टूडेंट के लिए, उसके लिए सपोर्ट है। और सभी साथी, जो प्रोटेस्ट तो चल रहा है चलने दो, लेकिन अपनी पढ़ाई भी चलने दो, क्योंकि एसएससी एग्जाम की डेट तो घोषित करेगा वो, ठीक है ना। तो इसलिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।